मेरी माँ कोठे की मशहूर तवायफ थी। मैं अपने कोठे के बाहर खड़ा होकर अपनी माँ और अपनी बहनों की दलाली करता था, ग्राहकों से भाव-ताव करता था। लेकिन एक दिन मेरा सामना एक अजीब ग्राहक से हुआ। वह मेरी बहनों का नहीं बल्कि मेरा सौदा करने आया था। मैंने तुम्हारा सौदा कर दिया है, कुछ सामान लेना है तो साथ रख लो, कुछ ही देर में तुम्हें लेने आ जाएंगे। मेरी माँ ने मुझे खबर दी तो मैं का बक्का सा अपनी माँ का मुंह देखने लगा। मेरा सौदा कहाँ तय हुआ है? मैं लड़का हूँ माँ, मैं कोई लड़की तो नहीं हूँ कि मेरा आपने सौदा कर दिया है। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मेरे सवाल पर मेरी माँ मुस्कुराने लगी, फिर प्यार से मेरे बाल संवारते हुए बोली, मुझे हमेशा तुमसे गिला रहा था कि तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती तो आज मुझे लाखों रुपए कमा कर देती, मगर तुमने तो मेरा गिला ही एक झटके में दूर कर दिया। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी मुझे कितनी बड़ी कीमत मिली है। एक रईसजादे ने मुझे तुम्हारे बदले एक ब्लैंक चेक दिया है, खाली चेक जिस पर मैं अपनी मर्जी की जितनी चाहूँ रकम लिख सकती हूँ। तुम यहाँ अब नहीं रहोगे, मगर तुमने जाते जाते मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हें सारी उम्र याद रखूँगी। मेरी माँ जज्बाती लहजे में बोल रही थी। मैंने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और बेयकीनी से अपनी माँ को देखने लगा। मेरी आंखें भर आई थी। आपने मुझे पैसों में तोल दिया। कोई माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? मैंने आपको खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं घर आए हर मर्द से अपनी बहनों की दलाली करता रहा। अपनी गैरत मारी आपका चंद लाख में होने वाला सौदा कई लाख में करवाता रहा, मगर बदले में मुझे क्या मिला? आपने तो मुझे भी बेच डाला। मेरे रोने पर मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए। लड़कियों की तरह रोना धोना बंद करो। तुम पर कोई जुल्म नहीं हुआ। जब तुम्हारी बहनें अपने सौदे कर सकती है तो फिर तुम लड़के होकर मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? मेरी माँ को अब भी मुझसे सिकवा था। मेरी बहनें सिर्फ एक रात का सौदा करती है। वह आपके पास रहती है, इस घर में रहती है और अपनी मर्जी से जीती हैं। और औरतें हैं, उन्हें बचपन से पाल पोस कर उनके दिमाग में यही बात बिठाई है कि उन्हें बड़े होकर अपने हुस्न का रकम वसूल करना है, उन्हें अपने आप को बेचना है। मगर मैं लड़का हूँ, मैं यह कारोबार नहीं कर सकता। मैंने आपके कारोबार को संभाला, आपने क्या सिला दिया? मैं रोते हुए जज्बाती लहजे में बोल रहा था, मगर मेरी माँ पर असर नहीं हुआ। बेजार से कंधे उचकाकर बोली, जब सौदा तय किया जाए तो सवालात नहीं किए जाते। उसने मुझे मेरी रकम दी है, उसके बाद मेरा कोई हक नहीं बनता मैं उससे सवाल करूं कि वह तुम्हारा क्या करेगा। मगर तुम फिक्र मत करो, जाहिर है तुम लड़के हो, तुम्हारी इज्जत तो नहीं जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी खूबसूरती को मर्द मेरी तरह कमाई का जरिया बनाएगा, ऐसा तो ना हो सकता है। हो सकता है वह तुम्हें एक हसीन और कामयाब अदाकार या मॉडल बना ले। तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, कामयाब हो जाओगे, अपने पैरों पर खड़े होगे तो जब चाहो हमसे मिलने आ सकते हो। कोई तुम्हें रोक टोक नहीं करेगा। मैं अपनी माँ की बातों पर नफरत से भर चुका था। मैं उस माँ से मिलने क्यों आऊँगा जो आज मुझे कम उम्र में एक मर्द को बेच रही है? मैं तो आपका अच्छा बेटा बनना चाहता था, मगर मेरी सोच ही गलत थी। इस घर की औलाद तो दौलत, इज्जत और हुस्न है, और वह अपने हाथों से दूसरे मर्दों पर लुटाई जा रही है। तो भला मैं किस बात की हिफाजत कर रहा हूँ? मैं बुरी तरह रो पड़ा था। मेरी माँ कमरे से निकल गई। मेरा पूरा वजूद तड़प रहा था। मैं लड़का था, मगर फिर भी यह सोच सोच कर मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि ना जाने वो मर्द मेरे साथ क्या करने वाला है। कुछ देर बाद एक नौकर ने आकर मुझे मेरी माँ का पैगाम दिया, गीता मैडम तुमको बुला रही है। आखिर और कितनी देर लगाओगे? वह बंदा तुम्हारा मालिक है। मैं गमजदा सा नौकर को देखने लगा। कल तक वह नौकरानी मेरे इशारों पर चलती थी, मगर आज सबके रवैये बदल चुके थे। वह ऐसे चहक कर बोल रही थी जैसे मैं एक बोझ हूँ जिसे जल्दी सर से उतारना जरूरी है। मैंने अपनी ज़रूरत के चंद कागजात रखे और खाली हाथ उस कमरे से निकला जिस घर में मेरी अहमियत 19 साल रहने के बाद भी इतनी थी कि पैसों के लालच में मुझे बेच दिया गया था। उस घर से कुछ भी ले जाना मुझे अपनी तौहीन लग रहा था। मैं कमरे से निकला तो एक लम्हे के लिए मैं अपनी बहनों के कमरों के आगे रुक गया था। शायद वह मुझे मिलना चाहें, या शायद वह मेरी माँ के इस फैसले के खिलाफ हो, मगर मेरी बहनों ने अपने दरवाजे नहीं खोले थे। मैं मायूसी से आगे बढ़ गया। सामने देखा तो वही रईस मर्द बैठा हुआ था जिसे देखकर मैं सिहर उठा था। मुझे देखते ही वह शख्स उठ खड़ा हुआ, जबकि मेरे चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। एक बार फिर मुझ पर खौफ हमलावार हुआ। वह मेरे साथ क्या करने वाला था, मुझे कहाँ ले जाने वाला था? मेरी माँ को बिल्कुल एहसास नहीं था। काश वह एक बार सवाल कर लेती, मगर मेरी माँ तो उस शख्स के सामने
बिछी जा रही थी। मुझे उम्मीद है हमारी मेहमान नवाजी आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। हमारे इस गरीब खाने में बहुत से हीरे हैं। अभी आपने मेरी बेटियों को देखा नहीं है। उस शख्स के उठने पर मेरी माँ चापलूसी करते हुए बोली तो उसने माथे पर बल डालकर बेजार से मेरी माँ को देखा। मुझे ना किसी हीरे की चाह है, ना मुझे उस गलीज जगह पर बार बार आने का शौक़ है। मेरी मजबूरी मुझे यहाँ तक ले आई थी। मुझे बस यह लड़का चाहिए। मेरा इंतज़ार करना फजूल होगा। वह शख्स गर्दन कड़ा कर बोला और मुझे सर के इशारे से अपने पीछे आने का कहते हुए वह आगे बढ़ गया। मेरी माँ का चेहरा तौहीन से सुर्ख पड़ गया था, जबकि मैंने एक दुखी निगाह अपनी माँ पर डाली और वहाँ से निकल गया। मुझे अपनी पुश्त पर अपनी माँ की निगाहें महसूस हो रही थी, मगर मुझे ऐसे तर्ज की ज़रूरत नहीं थी। और मुझे बेचने के बाद अगर अब मुझे उदासी से देख रही थी तो मेरे लिए यह सब एक मजाक से बढ़कर कुछ नहीं था। उस शख्स के साथ गाड़ी में बैठा तो मेरी नज़र अपने घर की तरफ थी। सामने मेरी बहनों के दोनों कमरों की खिड़कियां खुली हुई थी और वह दोनों खिड़की पर खड़ी मुझे देख रही थी। मैं जानता था मेरी माँ के स्तंभ मेरी बहनों को मुझसे बहुत लगाव था। उन दोनों की आंखों में उदासी थी, मगर मेरे देखने पर उन्होंने पर्दे बराबर कर दिए। मैं भी मायूसी से सर झुका गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। उस महंगी गाड़ी में बैठने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिला। मैं उस बेचैनी से बार बार पहलू बदल रहा था। वह जमाने अब पुराने हुए थे जब सिर्फ औरत को अपनी इज्जत का खतरा होता था। अब तो लड़के भी अपनी इज्जत गंवाते थे। मुझे भी वह मर्द बहुत अजीब लग रहा था। वह बार बार शीशे से मुझे देख रहा था। मैं खौफ से सहम गया। हालांकि मैं 19 बरस का जवान लड़का था, मगर फिर भी मेरा दिल बुरी तरह सहमा हुआ था। ना जाने वह शख्स मेरा क्या अंजाम करने वाला था। मुझे रुपया पैसे की ज़रूरत नहीं थी, ना ही मुझे वह बड़ी गाड़ी अच्छी लगी। वह शख्स मुझे एक बड़े से बंगले में ले गया और एक नौकर को बुलाकर मुझे उसके हवाले कर दिया। इसे अच्छा कपड़ा दो और अच्छा खाना दो। फिर वह मुझे देखते हुए बोला, तुम कुछ देर आराम करना, मैं शाम को तुम्हें बताऊंगा मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया हूँ। वह मुझे देखते हुए वहाँ चला गया, जबकि मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द की लहर दौड़ गई। मेरा दिल चाहा मैं उल्टे कदमों वापस भाग जाऊं। मैंने समझ लिया कि मैंने 19 साल सिर्फ एक धोखे में गुजारे थे। मेरा ना कोई घर था, ना ही माँ बहनें थी। इससे तो अच्छा था मैं किसी अनाथ आश्रम में पाला होता। वह नौकर मुझे इज्जत से एक कमरे में ले गया। उसने मुझे महंगा ड्रेस दिया। कहने लगा, सर आप सावर ले लें, मैं तब तक आपके लिए खाना लाता हूँ। खाना खाने के बाद आप आराम कर लेना। रात का खाना हमारे साहब 9 बजे खाते हैं। मैं आपको जगा दूंगा। नौकर ने हिदायत दी और वहाँ से चला गया। मैं सर झुकाए बाथरूम में चला गया। वह बाथरूम महंगे शैम्पू और जल से भरा हुआ था। वहाँ की एक एक चीज़ अपनी कीमत का मुँह बोलता सबूत लग रही थी। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था कि आखिर वह शख्स मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रहा था। मैंने शीशे में अपना अक्स देखा। मेरी खूबसूरती तो हसीन लड़कियों को भी मात देती थी। मैं बहुत खूबसूरत सुनहरी सी आंखों वाला लड़का था। मुझे देखने वाले ठहर जाते थे। पहली बार मुझे अपनी खूबसूरती ऐब लगने लगी। वह मर्द मुझे उसी खूबसूरती की वजह से खरीद कर लाया था। मैंने अपनी थकन मिटाने के लिए अच्छे से स्नान किया और खाना खाए बगैर बिस्तर में गिर गया। मैं चुपचाप आंसू बहाता रहा और रोते रोते नींद में चला गया था। शाम को मेरी आँख किसी के झुंझ करने पर खुली थी। मैं हड़बड़ा कर जागा तो नौकर परेशान सा खड़ा था। कहने लगा, सर मैं आपको दोपहर में भी जगाने आया था, मगर आप सो रहे थे। सब ठीक तो है? मैंने कहा, सब ठीक है, बस मैं आराम कर रहा हूँ। कहने लगा, आप जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं सोचों में उलझा नीचे चला गया। वह मर्द मुझे देख कर ठट, उसकी नज़र बहुत गहरी थी। मुझे एक टक देख रहा था। उसका देखना मुझे मजीद परेशान कर रहा था। उसने अपने सामने बड़ी कुर्सी पर बैठने का कहा तो मैं झटकर कुर्सी पर बैठ गया। और शख्स कुछ देर तो मेरा जायजा लेता रहा और मैं सर झुकाए उसके सामने बैठा रहा। फिर वह कहने लगा, मैंने सुना है तुमने दिन के वक्त भी खाना नहीं खाया। तुम पहले खाना खा लो, फिर हम बात करेंगे। मुझे खौफ था कि उसका मकसद मेरी बेचैनी को बढ़ा देगा, इसलिए खामोशी से खाना खाने लगा। खाने के दौरान उस शख्स ने हल्की फुल्की गुफ्तगू शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा कि मेरी पढ़ाई कितनी है और मैं दिन भर क्या करता रहा था। अपने बारे में बताते हुए मुझे पहली बार शर्म आने लगी थी। बहुत सी बातों को छुपाकर मैंने उसे अपने बारे में बता दिया। तो वह बोला, तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा है? मैंने चौंक कर उसे देखा। वह शख्स मुस्कुरा दिया और तब उसने मुझे जो बात बताई वह मुझे हिलाकर रख गई थी।
मैं हक्का बक्का सा उस शख्स को देखने लगा। मैं तो आम के कोठे पर पैदा होने वाला नाजायज लड़का था। सारा दिन अय्यास मर्दों से अपनी बहनों की कीमतों के भाव ताव करता था। हमारा कोठा मेरी बहन पारो की वजह से लाखों का मारा था। वह निहायत खूबसूरत, नाजुक और दुधिया सफ़ेद रंगत वाली गुड़िया सी लड़की थी। उसके चेहरे की मुलायम और ताजगी देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बहुत कम उम्र लड़की है, हालांकि वह 22 बरस की हो चुकी थी। उसके लिए बड़ी गाड़ी में ठाट बाट से आए मर्द सारी अकड़ भुलाए मेरे सामने झुकते थे, मुझसे मिन्नतें करते थे कि मुंह मांगी कीमत पर पारो के साथ रात गुजारने दो। मैं एक रात के लिए 1 लाख लेता था, और जो मर्द इतना पैसा नहीं दे सकता था वह पागल होने लगता। अपनी बहन की कीमत बढ़ाने के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही बोली लगाता था। जो भी पारो को देखता उसे पाने के लिए बेताब हो जाता था। मर्दों की नज़रें तस्वीर पर जम जाती थी। मैं अपनी बताई रकम से 1 रुपये पीछे नहीं हटता था। मैं पारो के जो जादुई हुस्न की ताकत जानता था। उसके ख्वाहिशमंद मर्द खुद को भी बेच डालते थे, मगर पारो के संग एक रात जरूर गुजारते थे। मैं सिर्फ अपनी माँ की नज़रों से सुरखरू होने के लिए इतना भाव ताव करता था। जितना बड़ा सौदा करवाता उतना मेरी माँ खुश होती थी। जब से मैंने काम संभाला था, हुस्न बेचने वाली लड़कियों का भाव भी महंगा कर दिया था। मैं हसीन और जहीन लड़का था, मगर किस्मत बहुत बुरी थी। अगर आम घराने में पैदा होता तो खुशियाँ मनाई जाती, सराखों पर बिठाया जाता, मगर मैं एक कोठे पर पैदा हुआ जहाँ लड़की की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती थी और बेटी की पैदाइश पर शोक मनाया जाता है। मेरी माँ भी हर वक्त आह भरती थी कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कमाई नहीं खिला सकता, न हुस्न बेच सकता हूँ, न जिस्म फरोशी मेरे बस का काम नहीं थी। हर बार अपनी माँ की बेजार पर मैं बहुत लगन से काम करता कि माँ की नज़र में इस काबिल बन जाऊँ, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई हासिल की वह भी जाया चलेगी। मेरी माँ मुझ पर पैसा लगाने को तैयार ना थी। बहनें प्यार करती थी, मगर हर वक्त गैर मर्दों के हाथों खिलौना बन बनकर अब वह बेजार और चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं अपनी माँ की नज़र में आने के लिए हर बार भारी रकम का चेक उसको पेश करता, गर्दन अकड़ाकर पैसे बढ़ाने की महारत बताता। पहली बार तब माँ ने तारीफ की जब मैंने पारो की एक रात की कीमत 5 लाख लगाई। उस मर्द ने पैसे मुश्किल से निकाले, मगर पारो को देखकर रह नहीं पाया और मैं सस्ते में देने को तैयार नहीं था। मैंने बताया तो मेरी माँ मुस्कुराई, अब समझदार हो गए हो, इसी अय्यासी और चर्बी से हम लाखों कमा लेंगे। मेरी माँ की तारीफ मेरे लिए इनाम थी। अपनी माँ की नज़रों में यह मकाम हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं बमुश्किल 19 बरस का था, मगर कारोबारी दिमाग बन चुका था। एक रोज़ माँ ने मुझे बुलाया, आ भरकर कहने लगी, पारो के कमरे में रोजाना रौनक रहती है, लाखों में खेल रही है। रानी का कमरा तो बिल्कुल वीरान होकर रह गया है। जब से पारो जवान हुई है, रानी को अब कोई पूछता ही नहीं। उसके ग्राहक तो आते ही नहीं हैं। कोई आ जाए तो कीमत कम लगती है। मेरी माँ मेरी बड़ी बहन का जिक्र करते हुए उदास हो रही थी। मैं खामोशी से सिर झुकाकर बैठ गया रहा। वह कहने लगी, रानी कुछ अच्छी सी नई तस्वीर बनवाकर एल्बम में रखो और पुरानी तस्वीर निकाल दो। माँ की हिदायत पर मैंने सर हिला लिया। वह पुरजोर लहजे में बोली, मैं लाली से कहूँगी उसे किसी महंगे पार्लर में ले जाए। अगले कुछ माह भी उसके कोई ग्राहक न लगे तो बूढ़ी लगने लगेगी। इस तरह तो हमारा कारोबार अच्छा नहीं चलेगा। पारो भी थक जाती है रोजाना 2-2 ग्राहक भुगता कर। अब वह चिड़चिड़ी सी होने लगी है। मैंने अपनी माँ की बात पर अदब से कहा, मैं कोई इंतजाम करता हूँ, आप फिक्र मत करें। वैसे तो मुझे खुद भी अच्छी तस्वीर बनाना आती थी, मगर मैंने सोच लिया था कि किसी अच्छे से फोटोग्राफर से बड़ी बहन की तस्वीर बनवाऊंगा। मेरी बड़ी बहन रानी भी बहुत खूबसूरत थी, मगर जो हुस्न पारो के पास था उसने हर तरफ धूम मचा दी थी। सच तो यह था कि रानी की जवानी में हमारा यह कारोबार इतना अच्छा नहीं चलता था। कुछ मैं भी तब कम उम्र और बेवकूफ़ था, मगर अब पारो के तीखे नोक और अदाओं ने हर शख्स को पागल बना रखा था। कीमत बढ़ाने के लिए एक बार उसे बेचने के बाद मैं ग्राहक को अगली बार मिन्नत तलने के बाद भी मुश्किल से पारो के करीब जाने देता, मगर अब मुसलसल कम उम्र में ही मर्दों को अपना आप सौंपी पारो का मिजाज चिड़चिड़ी सा होने लगा था। मेरी माँ भी परेशान होने लगी। हम सारा कारोबार पारो से नहीं चला सकते। मैंने रानी को बहुत अच्छे से सजाया संवारा, उसकी चंद बहुत अच्छी तस्वीर बनाकर अपने एल्बम में रखती थी। दूसरे एल्बम में मैंने कुछ नाचने वाली लड़कियों की तस्वीर रखी हुई थी जो सिर्फ नाचने करती थी।
मेरी माँ का एक ही असूल था, रातों को अपना जिस्म बेचने वाली कोई भी लड़की अपने पास नहीं रखती थी। जिस फरोशी सिर्फ मेरी बहनें करती थी। पारो की पहले ही बहुत तस्वीर थी, मैंने रानी की भी तस्वीर बदल कर लगा दी तो वह कुछ लोगों की तवज्जो खींचने लगी। उसके ग्राहक आने लगे, मगर कीमत बढ़ाने पर ग्राहक पीछे हट जाते थे। मेरी माँ हमेशा की तरह बददिल सी रहने लगी। मैं दोनों बहनों से छोटा था। मेरी बेहद सफ़ेद दुधिया रंगत और खूबसूरत नूक देखकर मेरी माँ हर वक्त आह भरती थी कि ऐसे हसीन औलाद का क्या फ़ायदा जो मेरे कारोबार में काम नहीं आ सकता। उनका यह जुमला तो मेरे दिल में फांस की तरह चुभ गया था। काश अभी मेरी बेटी होती तो आज मैं इसके जवान होने पर कारोबार बढ़ा लेती। अपनी माँ का दिल के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने लगा था। अपनी बहनों की कीमत लगाने के लिए मैं अपने अल्फाज का जादू चलाता था। मैं चर्बी और निहायत तेज तर्रार लड़का था। दिनों दिन में मेरी वजह से पारों की कीमत आसमान को छूने लगी थी। जब भी हमारे घर के आगे कोई बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती तो मेरा खून जोश मारने लगता था। जैसे घराने से मैं पला बड़ा था। गैरत और इज्जत जैसी चीज़ें मुझ में पैदा ही नहीं हुई थी। मेरे लिए तो इज्जत और गुरूर की बात यह थी कि अमीर से अमीर बंदा मेरी बहन को हासिल करने के लिए मेरे सामने घुटनों के बल झुक जाता था। और मेरी असल कामयाबी मेरी माँ की खुशी थी। उस रोज़ भी मैं अपने कमरे में चाय पी रहा था जब मुझे एक बड़ी सी गाड़ी नजर आई। मैंने आधा कप वहीं छोड़ा और तेज़ी से अपने बाल संवारते हुए बैरून दरवाजे तक पहुंचा। उस गाड़ी से हमारा एक पुराना ग्राहक निकला था। उसके साथ एक निहायत अमीर सी शख्सियत मौजूद था। अब तक हमारे दरवाजे पर आने वाला हर अमीर ग्राहक से मैंने गर्दन अकड़ा कर बात की थी, मगर वह पहला मर्द था जिसे देखकर एक लम्हे के लिए मैं भी रुक गया था। वह करीब आया तो मुझे सर से पैर तक गौर से देखने लगा। मैं उसकी नज़रों से हड़बड़ा गया और जल्दी से अपने एक नौकर को बुलाकर उन दोनों को बैठक में बिठाया। हमारे घर की बैठक अंदाज से सजी हुई थी। वहाँ मैरून पर्दे लटके थे, फर्श पर मैरून कालीन बिछाया था और उसके ऊपर मैरून तकिए रखे हुए थे। खुशबू और फूलों से सजी वह बैठक रक्स के शौकीन लोगों के लिए खास तौर पर सजाई जाती थी। पर्दों के पार अपने वक्त पर हसीन लचक वजूद वाली हसीनाएं अपनी अदाएं दिखाती थी और ग्राहकों का दिल बहलाती थी। उस वक्त नाचने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उनको बिठाकर अपने एल्बम उसके सामने रख दी। पुराना ग्राहक तो एल्बम उठाकर मेरी बहनों की तस्वीर शौक से देखने लगा, जबकि वह शख्स अपने सामने रखा एल्बम एक तरफ रख गया और मुझे लगातार देख रहा था। मैं उसकी नज़रों से परेशान हो गया। वह शख्स मेरे चेहरे से नज़र नहीं हटा पा रहा था। मुझसे कहने लगा, मुझे इस जगह की मालकिन से बात करनी है। मैंने समझकर सर हिलाया और अपनी माँ को बुलाया। मैं अपने कमरे में चला गया था, मगर बाद में पता चला वह मर्द तो मेरा ही सौदा करने आया था और मेरी माँ की दिली मुराद पूरी हो गई थी। मैं उन्हें वैसे ही नकारा लगता था। अब तो मेरा पैसा मिल रहा था। उन्होंने इनकार नहीं किया, मगर अब वह मर्द मुझे बता रहा था कि वह मुझे अपना नाम देना चाहता है, बेटा बनाना चाहता है। मैं तो शौक रख गया था। मेरी किस्मत एकदम से बदल गई थी। मैं कोठे की जिल्लत में पलने वाला नाजायज इंसान और कहाँ वह रईस आदमी। मेरी हैरत पर उसने गहरा सांस भरा और बोला, फिक्र मत करो, मेरा खानदान दुबई में रहता है। मैंने इंडियन लड़की से मोहब्बत की, शादी की थी। खानदान वाले चाहते थे मेरी बीवी को दुबई लाऊं, मगर मेरी बीवी इंडिया से जाने को तैयार नहीं थी। मैं हर बार घर वालों से बहाने बनाता रहा। मेरी औलाद नहीं हुई। लोगों ने सवाल किया तो मैंने औलाद का भी झूठ बोल दिया कि मेरा बेटा है। अनाथ आश्रम से एक बच्चा उठा लिया, मगर बच्चा चंद माह बाद मर गया। बीवी मुझसे उकता हुई रहने लगी। उसे लगता था मुझ में कमी है, मैं बाप नहीं बन सकता। 10 साल हमारी शादी चली, फिर बीवी ने तलाक ले ली। अपनी नाकाम शादी पर मैं बहुत पछताया। मेरा पूरा घराना अपनी जिंदगियों में मगन है, सब खुश हैं, मगर मैं खाली हाथ हूँ। इंडिया में बिजनेस करता हूँ, दुबई जाने का दिल नहीं करता था। आज भी खानदान वाले पूछते हैं तो झूठ बोल देता हूँ। मैं अपनी बेऔलाद का बता सकता, ना बीवी से तलाक का। कब तक रह सकता था। अब वापस जाना चाहता हूँ, मगर जिस औलाद का झूठ बोलता रहा वह कहीं थी ही नहीं। फिर मेरे जानने वाले ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई, तुम्हें देखकर मैं ठग गया। उस मर्द ने बोलते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक निहायत पुरानी सी तस्वीर निकालकर मेरे सामने की। मैं उस तस्वीर को देखकर चौंक गया। उस तस्वीर वाले लड़की की शक्ल मुझसे बहुत मिल रही थी। वह मर्द बोला, यह मेरी जवानी की तस्वीर है। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम्हें देखकर कह सकता हूँ तुम मेरे बेटे हो। उसके बातों पर मैं हैरत से आंखें फैलाए उसे देखने लगा।
वह कहने लगा, जो बच्चा मैंने गोद लिया था वह जिंदा होता तो आज 18 वर्ष का होता। तुम्हारी उम्र भी लगभग वही है। मैं तुम्हें खरीद लाया हूँ। मुझे तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। मेरी खाली ज़िंदगी के साथी बन जाओ। मैं तुम्हारा बाप बन जाऊँगा। तुम्हारे कागजात और नई सनातन करवा लूँगा। तुम मेरे बेटे के तौर पर मेरे साथ दुबई चलो। उस शख्स की दरख्वास्त पर मैं बेयकीनी सा बैठा रह गया। मैं भी अपनों की तवज्जो और मोहब्बत का तरसा हुआ लड़का था। वह मर्द भी अकेला था। मैंने उसके सामने सर झुका दिया। उसने सब इंतज़ाम किया और 3 माह के बाद हम दोनों दुबई पहुंच गए। अब मैं 21 साल का जवान संजीदा सा लड़का हूं। अपने बाप से मुझे बहुत मोहब्बत है। उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं पराया हूं। मेरे बाप ने मेरी शख्सियत बदल कर रख दी। मैं कभी पलटकर अपनी माँ बहनों के पास नहीं गया, ना ही ऐसी कभी कोई ख्वाहिश रही है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपने ख्याल रखिए।